नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। टीम नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम अवधेश कुमार है और एडवांस सीरीज में हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। दोस्तों, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की आज हमारी ये 11वीं क्लास है और एडवांस सीरीज के अंदर ये हमारी 90वीं क्लास है, 90th क्लास है हमारी ये। ठीक है, इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं दोस्तों कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। अभी तक हमने दोस्तों ओबीजी जो सब्जेक्ट है वो पढ़ लिया है, एंडोक्राइन, नर्वस, मस्कुलोस्केलेटन, आई, ईयर, जीआई ट्रैक्ट, कुछ पार्ट न्यूट्रिशन का, रीनल सिस्टम, इंटीग्यूमेंट्री और रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने पढ़ लिया है। फंडामेंटल हमारा चल रहा है और फंडामेंटल में भी हमारे लगभग 86 87 जो क्वेश्चन है वो हो चुके हैं और आज की जो क्लास है इसमें हम हमारे 100 जो क्वेश्चन हैं दोस्तों वो पूरे कर लेंगे, मतलब आधी फंडामेंटल पूरी कर लेंगे। आज की जो क्लास है वो लगभग जो पूरी क्लास है साइकेट्रिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है दोस्तों उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, ज़्यादातर फंडामेंटल का पोर्शन आपको लगेगा नहीं कि फंडामेंटल है, बट जैसे कि हम सारे क्वेश्चन ही कर रहे हैं सीक्वेंस वाइज, तो मैं पूरी फंडामेंटल आपको करवाऊंगा और इसके कुछ क्वेश्चनों के बाद में जो फंडामेंटल का मेन पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। फिर भी कुछ बचेगा तो हम लास्ट के अंदर फंडामेंटल के जो क्वेश्चन है वो अलग से भी कर लेंगे जब हमारा सिलेबस पूरा होने लगेगा उसके बाद। तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है, कोई फायदा है नहीं, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। ए रिसेंट इमिग्रेंट फ्रॉम मेनलैंड चाइना इज क्रिटिकली इल एंड डाइंग। ठीक है, एक व्यक्ति है दोस्तों जो कहाँ से आया है, मेन चाइना से आया है और क्रिटिकली क्या है, इल है और डाइंग मतलब अब मरने ही वाला है वो। व्हाट क्वेश्चन शुड द नर्स आस्क व्हेन कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन टू मीट द इमोशनल नीड ऑफ दिस क्लाइंट। मतलब नर्स को कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहिए ऐसे क्लाइंट से जब आपको उसकी इमोशनल नीड को पूरा करना हो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते समय। तो इस क्वेश्चन में ये बता रखा है कि सबसे मेन जो सोर्स होता है इस दौरान जब जब जो कोई भी क्लाइंट जब डाई हो रहा है तो हमें सबसे मेन फोकस किसके ऊपर देना चाहिए, जो उसके सबसे क्लोज है। और किसी भी पर्सन के सबसे क्लोज कौन होते हैं दोस्तों, फैमिली मेम्बर होते हैं। तो हम जो भी इंफॉर्मेशन है जो भी हम देंगे उस पेशेंट के बारे में या उस पेशेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे या उनसे इन्फॉर्मेशन हम पेशेंट को देंगे तो वो किससे लेंगे दोस्तों, हम फैमिली मेंबर से लेंगे। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इस क्वेश्चन के ऊपर। तो हम पूछेंगे भाई विच फैमिली मेंबर डू यू प्रेफर टू रिसीव इन्फॉर्मेशन, मतलब आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आपके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों उसको रिसीव करने के लिए आप कौन सा जो फैमिली मेंबर है वो क्या करना चाहोगे दोस्तों, चूज करना चाहोगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। पहला जो ऑप्शन हो क्या, डू यू लाइक लिविंग इन दिस कंट्री, क्या आप इस, तो ये समय नहीं है जब क्लाइंट को आपको बता ही रखा है कि क्लाइंट डाइंग कर रहा है तो हम उस समय उससे ये पूछें कि क्या आप इस कंट्री में रह रहे हो, व्हेन डिड यू कम टू दिस कंट्री, आप इस कंट्री में कब आए। तो ये तो वो सब चीज़ें दोस्तों फॉर्मली हम बात करते हैं। ठीक है, अब क्लाइंट डाई कर रहा है, मर रहा है, तो उसे मेन ये कि उसकी इमोशनल नीड पूरी हो। उसकी इमोशनल जो नीड है वो किससे जुड़ी हुई होती है, फैमिली मेम्बर से जुड़ी हुई होती है। तो हम मेन जो टारगेट है इस समय किसको करेंगे, फैमिली मेंबर को करेंगे। थर्ड दे रखा है, इस दे रहे फैमिली मेंबर हु कैन ट्रांसलेट फॉर यू, ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है। मेन प्रॉब्लम यहाँ पर ट्रांसलेशन की आई नहीं है कि भाई लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रही हो। मेन ये है कि दोस्तों क्लाइंट की इमोशनल जो नीड है उसको पूरा करने के लिए जो फैमिली मेंबर है दोस्तों उसको क्या करेंगे, हम चूज करेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका फोर्थ हो जाएगा कि विच फैमिली मेंबर डू यू प्रेफर टू रिसीव इन्फॉर्मेशन। ये एक्सप्लेनेशन मैंने मेरे को नहीं दिखा है, बुक में तो बहुत ही अजीब उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है। उन्होंने कह रखा कि चाइना के अंदर कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जैसे ग्रीस है, चाइना है, इथोपिया है, वहाँ के जो फैमिली मेम्बर है वो झूठ नहीं बोलते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सीधी सच बताते हैं, इसलिए हम फैमिली मेम्बर पे ज़्यादा बिलीव करना चाहिए। बट आप उसको मत याद करो, ज़्यादा परेशान हो जाओगे। इतना आप जरूरी नहीं भाई यही क्वेश्चन आएगा। तो बस आप इतना ध्यान रखो कि मेन जो सोर्स रहेगा वो कौन सा रहेगा दोस्तों, क्लाइंट की इमोशनल नीड को पूरा करने के लिए जब क्लाइंट क्रिटिकली इल हो, डाइंग हो रहा हो, तो हम फैमिली मेंबर के बारे में पूछना चाहिए कि वो कौन सी फैमिली मेंबर को प्रेफर करेंगे अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो रिसीव करवाने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। तो लिखना चाहो तो लिख लो, लिखो कि अगर कोई क्लाइंट, अगर थोड़ा सा इसको पतला करता हूँ हल्का सा, अगर कोई क्लाइंट क्रिटिकली इल है, क्रिटिकली इल है एंड ही इज डाइंग। ठीक है, मैं वह मर रहा है, थोड़ा सा शब्द सही नहीं लगता, अंग्रेजी में लिख देता हूँ, एंड ही इज डाइंग। तो उसकी इमोशनल नीड को पूरा करने के लिए, उसकी इमोशनल नीड को पूरा करने के लिए हमें पूछना चाहिए कि वह
किस फैमिली मेंबर को, किस फैमिली मेंबर को इंफॉर्मेशन के लिए, प्रेफर करेंगे, थोड़े से बोरिंग क्वेश्चन है मैं भी जानता हूँ, लेकिन इनमें मैं कुछ बता भी नहीं सकता आपको ऐसी चीज़ की, ठीक है। जैसे पिछली क्लास थी अच्छी थी, हमारी प्रोडक्टिव क्लास थी, उसमें ऐसे क्वेश्चन आए तो जहाँ भी आया, जैसे डिजास्टर वर्ड आया मैंने पूरा डिजास्टर पढ़ा दिया, प्रिकॉशन आया, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन बताया मैंने आपको, एनाफाइलैक्सिस आया था तो मैंने आपको पूरा वो बता दिया था। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन कुछ ऐसे ही है, थोड़ा साइकेट्रिक से रिलेटेड जैसे क्वेश्चन थोड़े हैं ये, ठीक है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक क्लाइंट विद ए टर्मिनल इलनेस, ठीक है, वही है, टर्मिनल इलनेस है, रीचेज द स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। अब वो कौन सी स्टेज पे पहुंच गया दोस्तों, एक्सेप्टेंस पे पहुंच गया। तो आपने ग्रीफ जो प्रोसेस है दोस्तों उसके बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है कि ग्रीफ की 5 स्टेजेस होती हैं। ग्रीविंग जो प्रोसेस है, ग्रीफ जो प्रोसेस, उसकी 5 स्टेज होती है। कई चीज़ों के कारण होता है, पेशेंट टर्मिनली इल हो, ठीक है, या अपना कोई प्यारा व्यक्ति उसने खो दिया हो, लव्ड वन का लॉस हुआ हो, तो उन सब कंडीशन के अंदर पेशेंट किस में जा सकता है, ग्रीफ के अंदर चला जाता है। तो उसके अंदर 5 स्टेट आते हैं। जो आपने मैंने इसके बारे में आपको मैंने बताया, कैबलर जो रोस है दोस्तों उसने इसके बारे में बताया था, और 5 स्टेप उन्होंने दी थी जो डावडा के नाम से क्या है पॉपुलर है याद करने के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला क्या आता है दोस्तों, डिनाइल, मतलब कि क्लाइंट को मान लो आप बताओगे भाई आपको ये बीमारी है, या फिर उसको ये बताओगे कि आपका कोई लॉस हो गया है, कोई मर गया है, तो वो पहली चीज़ क्या करता है, मना करता है, वो कहेगा नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, दिस इज इम्पॉसिबल। तो वो चीज़ क्या होती है, डिनाइल होती है। फिर उसके बाद में वो क्या शो करता है दोस्तों, एंगर शो करता है। ध्यान रखना, पहले एंगर आएगा और लास्ट के अंदर एक्सेप्टेंस आएगा, तो ये कंफ्यूज मत हो जाना क्योंकि ये 2 हैं यहाँ पे, ठीक है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद में वो थोड़ा सा बार्गेनिंग करेगा, बार्गेनिंग के बाद में वो डिप्रेशन में जाएगा, और फिर लास्ट में क्या करेगा दोस्तों, वो एक्सेप्टेंस करेगा। तो ये 5 स्टेज होती हैं, इनकी सीक्वेंस भी आपको एकदम याद करके रखना पड़ेगा कि कौन सी सीक्वेंस के अंदर क्या होता है। पहले डिनाइल होगा, फिर एंगर होगा, फिर बार्गेनिंग होगा, फिर डिप्रेशन होगा, और फिर लास्ट के अंदर क्या आएगा दोस्तों, एक्सेप्टेंस आएगा। तो ये 5 स्टेज होती हैं, इनको आपको इसी प्रकार से याद आपको इनको रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। देखो, टर्मिनल इलनेस वाले क्लाइंट के अंदर भी ग्रीफ की प्रोसेस हो सकती है, और या किसी ने अपना कोई प्यारा व्यक्ति खो दिया हो, ठीक है, तब भी उसको क्या होता है, ग्रीफ में जा सकता है वो। लेकिन अब वो कौन सी स्टेज पे चला गया दोस्तों, एक्सेप्टेंस पे चला गया वो लास्ट में। सोचो इस सारी स्टेज से जाकर वो लास्ट में एक्सेप्टेंस पे, हाउ कैन द नर्स बेस्ट हेल्प द क्लाइंट। तो इस फेज के दौरान सोचो कि अब जो क्लाइंट है दोस्तों वो एक्सेप्टेंस फेज के अंदर चला गया हो, तो नर्स को उस दौरान है ना क्या करना चाहिए उस क्लाइंट की हेल्प करने के लिए। पहला क्या देखा है, एक्सेप्ट द क्लाइंट्स क्राइंग, कि जो क्लाइंट है दोस्तों वो क्राइंग कर रहा हो तो उसको आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्चुअली में ये माना जाता है कि जो क्लाइंट जो क्राइंग करता है ना वो यहाँ जाके करता है, डिप्रेशन में, एक्सेप्टेंस में नहीं करता। तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया कि क्राइंग की जो प्रोसेस है ना दोस्तों मेनली किस में पाई जाती है, वहाँ पे डिप्रेशन के अंदर जाके पाई जाती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा कि इस फेज के अंदर पाई नहीं जाती। तो हम यहाँ पर क्या हेल्प करेंगे, नेक्स्ट क्या दे रखा है दोस्तों, एनकरेज द अनरेस्ट्रिक्टेड फैमिली विजिट, ठीक है, कि भाई आप मन में जितने फैमिली मेंबर से मिलो ये करो। तो ये भी बिल्कुल गलत है। ऐसा माना जाता है कि जब क्लाइंट एक्सेप्टेंस की फेज में चला जाता है तो किसी से बाहर के लोगों से मिलना उसको क्या कर देता है, वो बंद कर देता है, ठीक है। जैसे डिप्रेशन से लगभग बाहर ही आता है तो वो चाहता नहीं है कि ज़्यादा लोगों से मिले। तो ऐसा करने से कोई क्लाइंट को क्या नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्या दे रखा है दोस्तों, एक्सप्लेन द डिटेल्स ऑफ द केयर बीइंग गिवन, भाई हम उसे क्या केयर दे रहे हैं ना उसके बारे में क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों क्लाइंट जब टर्मिनल इलनेस के अंदर ही है, उसने हर चीज़ एक्सेप्ट ही कर ली, तो उसको केयर कर रहे हो आप, उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, तो वो उसको हेल्प नहीं करेगा इस चीज़ में, ठीक है। उसको पता है भाई, उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसको पता है कि कुछ दिन के अंदर मालूम मेरी क्या हो सकती है दोस्तों, डेथ हो सकती है। अब उसको पता है कि भाई केयर देंगे नहीं देंगे इससे कोई इतना फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि मेरी जो डिजीज है दोस्तों टर्मिनल इलनेस है, मेरी डेथ होगी। तो उसको वो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। अब आप उसको केयर दोगे तो उस चीज़ से उसको कोई लेना देना नहीं रहता है। क्लाइंट वैसे भी क्या रहता है, थोड़ा सा डिटैच्ड हो जाता है वो इन सब चीज़ों से। तो हमें क्या करना है दोस्तों, स्टे नियर बाय विदाउट इनिशिएटिंग द कन्वर्सेशन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमें देखो क्लाइंट के पास रहना है। पास रहने का क्या फायदा है कि क्लाइंट को ऐसे लगेगा कि भाई जो नर्स है या जो नर्सिंग ऑफिसर है वो मेरे प्रति क्या कंसर्न है, उसको मतलब बिलीव होगा कि हाँ भाई ये मेरे बारे में केयर करता है ये, तो इसलिए हम उसके पास रहेंगे। साथ में दोस्तों हम क्लाइंट को फोर्स भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि क्लाइंट अपने बारे में क्या करे दोस्तों, एक्सप्लोर करें अपनी फीलिंग्स को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखो अगर मान लो हम क्लाइंट खुद फोर्स करें भाई आप बताओ अपने बारे में कुछ करो, तो उस दौरान क्लाइंट जो है ना दोस्तों हो सकता है कि उसकी जो प्राइवेसी है, ठीक है, उसका ब्रीच हो, वो सोचे कि ये क्यों पूछना चाहता है इतना, वो क्यों है, वो मना भी कर दे कि मैं नहीं बताना चाहता। बट जब हम उसके पास रहेंगे तो उसको खुद ऐसा लगेगा कि मेरे पास है, मेरी केयर करता है, तो वो अपने बारे में क्या करेगा दोस्तों, एक्सप्लोर और फीलिंग करेगा। तो एक्सेप्टेंस फेज के अंदर जो नर्स है दोस्तों उसको क्या करना चाहिए,
क्लाइंट के पास रहना चाहिए, स्टे नियर बाई, लेकिन कोई भी कन्वर्सेशन विदाउट स्टार्ट, विदाउट मतलब इनिशिएटिंग कन्वर्सेशन भी एक टेक्निक है दोस्तों कम्युनिकेशन की। आप पास बैठ के किसी की बात नहीं कर रहे हो, लेकिन उसकी तरफ देख रहे हो, उसको केयर कर रहे हो आप, तो उसको लगेगा कि हाँ सच में ये एक अच्छा इंसान है, अच्छा तरीका हो सकता है, ये भी क्या कम्युनिकेशन का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, फोर्थ हो जाएगा। तो स्टे नियर बाई विदाउट इनिशिएटिंग द कन्वर्सेशन। तो लिख लो अगर देखो टर्मिनल इलनेस का क्लाइंट, टर्मिनल इलनेस का क्लाइंट जब एक्सेप्टेंस फेज में पहुंच जाता है, एक्सेप्टेंस फेज में पहुंच जाता है, फेज में पहुंच जाता है, पहुंच जाता है, जाता है, पहुंच जाता है, तो नर्स को क्लाइंट के पास रहना चाहिए, क्लाइंट के पास साइलेंटली रहना चाहिए, साइलेंटली रहना चाहिए, रहना चाहिए, ताकि पेशेंट कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सके, ताकि पेशेंट कन्वर्सेशन स्टार्ट करे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके। मैं जल्दी आज क्वेश्चन करवा दूंगा आपको। मैं चाहता हूँ कि इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ना वो हमारे जल्दी आए, इसलिए जो ऐसे जो क्वेश्चन हैं उनको मैं जल्दी आपको करवाता हूँ। आप भी जल्दी इसको सब क्वेश्चन को पूरा करो। आज हम ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, 100 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे हमारे। ए क्लाइंट हु हैज रीच्ड द स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस इन द ग्रीविंग प्रोसेस, वही है दोस्तों 5 फेज होती हैं। ठीक है, वो मैंने आपको अभी बताया है। तो ये पांचों जो फेजेज होती हैं, डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, इसमें भी क्लाइंट किस में पहुंच गया दोस्तों, एक्सेप्टेंस में पहुंच गया है। ठीक है, लेकिन अब क्लाइंट इस फेज में क्या है दोस्तों, पीसफुल है, बिल्कुल शांत है, बट डेमोन्स्ट्रेट ए लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद द एनवायरमेंट, बट उसको आसपास की चीजों से कोई लेना देना उसका नहीं है। तो इन सब चीजों से क्या हो गया, डिटैच हो गया है। ठीक है, 2 चीजें देखने को मिली, क्लाइंट एक्सेप्टेंस फेज में पहुंच गया है। एक तो जो क्लाइंट है दोस्तों बिल्कुल क्या है, शांत है, और एक वो क्या शो कर रहा है भाई, आसपास का जो एनवायरमेंट उसको उससे कोई लेना देना नहीं है, इन्वॉल्व नहीं हो रहा, वो किसी भी चीज में क्या नहीं हो पा रहा, इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा। हाउ शुड द नर्स एड्रेस दिस बिहेवियर, तो नर्स को क्या करना चाहिए दोस्तों इस बिहेवियर कंडीशन में। पहला क्या देखा, इग्नोर द क्लाइंट्स बिहेवियर व्हेन पॉसिबल। कभी भी एन क्लास के अंदर ऐसे वर्ड आए ना तो वैसे ही आप गलत कर दिया करो, मतलब हटा दिया करो, ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया करो। दोस्तों आप है ना जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ना, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना, आपको खुद को लगने लग जाएगा भाई ऐसे वर्ड जब जहां पर आ जाए तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो आप दोस्तों आप किसी चीज को इग्नोर कर रहे हो तो नर्स की तो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना कि आप किसी चीज को इग्नोर करो। ठीक है, आपको हर चीज के प्रति क्या रहना पड़ेगा, कंसर्न रहना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर इसमें दे रखा है आप इग्नोर करो, तो इग्नोर करना वैसे ही क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। सेकंड क्या दे रखा है दोस्तों, एक्सेप्ट द बिहेवियर द क्लाइंट इज एग्जिबिटिंग। तो क्लाइंट दोस्तों इस कंडीशन के अंदर है ना, ये पाया ही जाता है कि भाई जो एनवायरमेंट है उसके प्रति उसको इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। इसलिए हमें ऐसी कंडीशन के अंदर क्या करना पड़ेगा दोस्तों, क्लाइंट का जो भी बिहेवियर है दोस्तों उसे हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो भी बिहेवियर क्लाइंट शो कर रहा है उसे हम क्या करेंगे दोस्तों, एक्सेप्ट करेंगे। थर्ड क्या रखा है, एक्सप्लोर द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन विद द क्लाइंट। तो यहाँ पर रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेन जो चीज़ है ना वो ये है कि जो फेज का जो सिम्टम है वो है ही ये कि डिटैचमेंट दिखाता है, और हमें उस फेज में क्लाइंट का साथ देना होता है। तो हमें क्लाइंट को जो भी बिहेवियर उसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फोर्थ एनकरेज द पार्टिसिपेशन विद इन द क्लाइंट एनवायरमेंट, कि क्लाइंट को हम क्या करेंगे दोस्तों, वह उसका जो एनवायरमेंट है ना उसके साथ में उसका जो पार्टिसिपेशन है उसको हम क्या करेंगे दोस्तों, एनकरेज करेंगे। तो हम एनकरेज नहीं कर पाते हैं क्योंकि क्लाइंट की जो फेज है उसके अंदर मैंने आपको बताया दोस्तों, इसके अंदर क्या पाया जाता है, डिटैचमेंट पाया जाता है। तो हम ऐसा नहीं करते, तो हम क्लाइंट का हम रेस्पेक्ट करते हैं कि जो क्लाइंट की जो फीलिंग है जो है उसमें, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो भी क्लाइंट जो बिहेवियर क्या कर रहा है दोस्तों, एग्जिबिट कर रहा है या शो कर रहा है। तो इसमें देखो एक्सेप्टेंस फेज के दौरान, अगर एक्सेप्टेंस पूरा लिख लो, एक्सेप्टेंस फेज ऑफ ग्रीफ के दौरान, ऑफ ग्रीविंग के दौरान, एक्सेप्टेंस फेज ऑफ ग्रीविंग के दौरान अगर क्लाइंट, एक्सेप्टेंस फेज ऑफ ग्रीविंग के दौरान अगर क्लाइंट डिटैचमेंट फ्रॉम एनवायरमेंट शो करता है, डिटैचमेंट फ्रॉम एनवायरमेंट शो करता है, तो हमें
मतलब हमें मतलब नर्सेज को, तो हमें क्लाइंट के बिहेवियर को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो हमें क्लाइंट के बिहेवियर को एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए क्लाइंट हैज राइट अबव द नी एम्पुटेशन आफ्टर ट्रॉमा। एक क्लाइंट है दोस्तों, ठीक है, शायद इसका सीक्वेंस थोड़ा सा क्वेश्चन तो इधर उधर तो नहीं हुआ ना, कहीं सीक्वेंस बिगड़ गया हो, कोई नहीं, ये है अंडर 100 के अंदर ही है ना। अगर सीक्वेंस इधर उधर भी हो रहा है ना तो भी आप ये मत सोचना कि सर ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए, ये है अंडर 100 ही है ना। ये क्वेश्चन कहाँ है वो, कोई नहीं, आप सीक्वेंस को थोड़ा सा देख लेना, सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है लेकिन अंडर 100 के अंदर ये क्वेश्चन है ना। एक क्लाइंट हैज ए राइट अबव द नी एम्पुटेशन। मैंने आपको बताया हुआ है दोस्तों इसके बारे में, आपको बताया हुआ है, सारे जो एम्पुटेशन है वो सब मैंने पढ़ाए हुए हैं। आप तो एक बार मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की जितनी भी क्लासेज हैं वहां पर आप जाकर इनको जरूर देखना। तो एक क्लाइंट हैज राइट अबव द नी, ठीक है, अबव द नी उसका क्या हुआ है दोस्तों, नी से ऊपर की तरफ क्या हुआ है, एम्पुटेशन हुआ है आफ्टर ट्रोमा सस्टेन्ड इन ए वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट। वो काम कर रहा होगा कहीं पे और काम करते करते उसका क्या हुआ दोस्तों, ये ऐसी कंडीशन हुई है। अपॉन अवेकनिंग फ्रॉम द सर्जरी, ठीक है, जैसे वो सर्जरी में जागा दोस्तों, द क्लाइंट स्टेट, क्लाइंट ने क्या कहा कि व्हाट हैपेंड टू मी, मुझे क्या हुआ, ठीक है। अब उसका एम्पुटेशन हुआ है मान लो, और अब क्लाइंट पूछ रहा है भाई मुझे क्या हुआ, उसे पता ही नहीं है क्योंकि उस दौरान बेहोश हो गया, उसे पता नहीं है कि क्या हुआ। अब उसका एम्पुटेशन हुआ है और वो कह रहा है कि मुझे कोई भी चीज याद नहीं है, आई डोंट रिमेंबर ए थिंग, व्हाट इज द नर्स इनिशियल रेस्पॉन्स। तो बताओ ऐसी कंडीशन के अंदर दोस्तों नर्स का इनिशियल रेस्पॉन्स क्या होगा। पहला ऑप्शन दे रखा है टेल मी व्हाट यू थिंक हैपेंड, ठीक है। क्लाइंट दोस्तों ऐसी कंडीशन के अंदर जब हम वो खुद एंजाइटी में है और हम उसको खुद को हम क्या कर रहे हैं, प्रोवोक करें कि आप बताओ के साथ क्या हुआ, तो उन चीजों को याद करे और ज्यादा प्रॉब्लम हो, तो ऐसी चीजें हम नहीं करेंगे। हमें क्लाइंट के प्रति ट्रूथफुल होना पड़ेगा ऐसी कंडीशन के अंदर, तो ये गलत है। यू विल रिमेंबर मोर एज यू गेट बेटर, ये भी क्लाइंट के क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ ना। क्लाइंट तो सीधा पूछ रहा है भाई व्हाट हैपेंड टू मी, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, डायरेक्टली आंसर देना पड़ता है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा, यू वर इन ए वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट इन दिस मॉर्निंग। तो इसमें ये दे रखा था दोस्तों, इसमें देख लो कि जो क्लाइंट उसको क्या हुआ था, वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट हुआ था। तो हमें ट्रूथफुल होना ही पड़ेगा क्योंकि पता है कि क्लाइंट को पता तो चलेगा, ऐसा तो है नहीं कि क्लाइंट को पता नहीं चलेगा। आप उसको फाल्स रेस्टोरेंस नहीं दे सकते हो, झूठा आश्वासन नहीं दे सकते हो। तो हमें क्लाइंट के प्रति ट्रूथफुल होना पड़ेगा और हमें बताना पड़ेगा क्लाइंट को जो भी कंडीशन है। फोर्थ के देखा, इट वाज नेसेसरी टू एम्पुटेट योर लेग आफ्टर द एक्सीडेंट। ये चीज ठीक है लेकिन ये बाद में बताया जाएगा, पहले मतलब क्लाइंट का जो क्वेश्चन है वो बताना पड़ेगा, उसके बाद फिर आगे बढ़कर हम बताएंगे कि हाँ आपका जो लेग है उसको एम्पुटेट करना क्या था, जरूरी था, तब हमने इसको किया है, वो ठीक है। लेकिन सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो आंसर दोस्तों यही होना चाहिए कि हमें बिल्कुल ट्रूथफुल होना पड़ेगा, जो भी क्लाइंट के साथ असली में हुआ है वो हमें क्लाइंट को क्या करना होगा, बताना होगा। तो इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये इसके बाद होगा, ये बात सही कह रही है, इसमें कोई गलत नहीं है, बट ये दोनों वैसे ही गलत हो गए। ये सही है लेकिन ये बाद में होगा, इसको बताने के बाद में। तो राइट जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, थर्ड होगा, ठीक है। तो लिखो, अगर किसी क्लाइंट का एम्पुटेशन होता है, अगर किसी क्लाइंट का एम्पुटेशन होता है तथा उसे पता नहीं है, तथा उसे कारण पता नहीं है, तो नर्स को उसे सही आंसर देना चाहिए। नर्स को उसे सही आंसर देना चाहिए। सही आंसर देना मतलब सच्चा आंसर, गलत नहीं, ट्रूथफुल, ठीक है। ट्रूथ ब्रैकेट में बोलो, ट्रूथफुल आंसर देना चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शायद एक क्वेश्चन बीच में है ना, मुझे लगता है एक क्वेश्चन बीच में डिलीट हुआ है इसमें, बस ज्यादा तो नहीं हुआ बट एक क्वेश्चन इसमें डिलीट हुआ है बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आफ्टर बीइंग मेडिकेटेड फॉर एंजाइटी। एक क्लाइंट है दोस्तों, उसको हमने एंजाइटी दी, उसके लिए हमने उसे क्या दी, मेडिकेशन दी। एक क्लाइंट सेज टू ए नर्स है, नर्स को क्या कहता है कि आई गेस यू आर टू बिजी टू स्टे विद मी,
हाउ शुड द नर्स रेस्पॉन्ड, ठीक है। तो जो क्लाइंट है वो क्या कह रहा है कि मुझे लगता है तुम बहुत बिजी हो, तुम मेरे साथ नहीं रहते, मतलब मेरे पास नहीं आते। हॉस्पिटल में कह देते ना तुम मेरे पास तो आते नहीं, दूसरे पेशेंट के पास आते रहते हो। तो उस वे में वो कह रहा है कि भाई मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो और तुम मेरे साथ नहीं रहते, मेरे पास नहीं रहते, मतलब। तो नर्स को क्या कहना चाहिए इसे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत बहुत दुख है, बट आई हैव टू सी अदर क्लाइंट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर गलत है। इसमें क्या होगा, क्लाइंट को ऐसे लगेगा मेरे प्रति तो कंसर्न है ही नहीं इसको और क्लाइंटों की पड़ी है। तो हम डायरेक्टली ऐसे भी नहीं कह सकते कि भाई आई एम सॉरी, मेरे को और क्लाइंट भी देखने पड़ते हैं, ठीक है। ऐसा आप बोलोगे मुझे पता है, आप जब काम करोगे एम्स में सब में आपको गुस्सा आएगा, आप बोलोगे ऐसे कि कोई तुम ही नहीं हो, एक मुझे सबको देखना पड़ता है, बट ऐसे बोलना पड़ता नहीं है, ठीक है। आपको एग्जाम पास करना है तो आपको उस प्रकार से चलना पड़ेगा, आपको सही बनना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पर आप करते हो नहीं करते, मुझे नहीं लगता कि कोई करेगा, क्योंकि जब वर्क प्रेशर ज़्यादा रहता है ना तो ऐसा करते नहीं है, बट ऐसा करना नहीं चाहिए। तो जो वो कह रहे हैं कि मुझे और क्लाइंट भी देखना पड़ता है, तो इससे क्लाइंट को ये लगेगा भाई मेरे प्रति कोई कंसर्न नहीं है इसका, तो ये गलत हो जाएगा। तो सेकंड जो है ना, आई हैव टू गो नाउ, मुझे अभी जाना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ सही है, उसमें क्लाइंट को बुरा लगेगा। बट उसने क्या कहा, बट आई विल कम बैक इन 10 मिनट्स, मैं अभी 10 मिनट में आती हूँ। तो ये बिल्कुल सही है आंसर। दोस्तों ऐसा आंसर दोगे भाई मैं जा रही हूँ बट अब कुछ देर में आऊंगी, इसका मतलब क्या हुआ, मैं जा रही हूँ मतलब और क्लाइंट के प्रति आप कंसर्न हो, ठीक है, ये ठीक है, ये आपके लिए जरूरी है क्योंकि आपको और क्लाइंट भी देखने होते हैं। बट पेशेंट के लिए क्या जरूरी है, आई विल कम बैक इन 10 मिनट, मैं 10 मिनट में वापस आऊंगा। तो मतलब उसको लगेगा भाई हाँ मेरे प्रति भी क्या है दोस्तों, जो पेशेंट है वो कंसर्न है, मेरे प्रति भी सोचता है, ये मेरे भी केयर करता है, ये ऐसा नहीं है, ठीक है। इसलिए ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। थर्ड क्या देखा है, यू विल बी एबल टू रेस्ट आफ्टर द मेडिकेशन स्टार्ट, ठीक है। ये क्लाइंट के क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ, आपने क्या, उसने तो उस बात को घुमा दिया कि आप रेस्ट करोगे जब ये दवाई मिलना क्या करेगी, दवाई अपना काम करना स्टार्ट करेगी, तो ये बिल्कुल गलत है। क्लाइंट की क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी था। यू विल फील बेटर आफ्टर आई हैव मेड यू मोर कंफर्टेबल, कि तुम अच्छा फील करोगे क्योंकि मैंने मेडिकेशन दी है, तो इससे आप ज्यादा क्या हो जाओगे, मोर कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन का आंसर नहीं है। तो क्लाइंट के क्वेश्चन को जो आंसर देना है दोस्तों क्या है, जरूरी है, तो उसको बताना चाहिए कि भाई मैं जाऊंगा बट मैं वापस आऊंगा। टाइम दे रखा है, चलो ठीक है, टाइम नहीं भी दिया होता, आई हैव टू गो नाउ बट आई विल कम वेरी सून, मैं बहुत जल्दी आऊंगा वापस, ठीक है। तो ये भी इस क्वेश्चन का क्या हो सकता है, राइट आंसर हो सकता है। तो लिखो कि अगर काम करते समय, अगर वार्ड में काम करते समय, वार्ड या कहीं भी किसी भी यूनिट में, अगर वार्ड में काम करते समय, मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखाता हूँ आपको, ठीक है। वो अंग्रेजी में तो पूरा टफ लिखा हुआ ही है, कम से कम आप तो ऐसी लैंग्वेज लिखो ना जो आप याद रख सको। अगर वार्ड में काम करते समय कोई पेशेंट यह कहे, कोई पेशेंट यह कहे कि मुझे कि आप बहुत बिजी रहते हो, आप बहुत बिजी रहते हो, आप बहुत बिजी रहते हो और मेरे पास नहीं आते, और मेरे पास नहीं आते, तो नर्स को यह जवाब देना चाहिए कि, नर्स को यह जवाब देना चाहिए कि अब मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में लिखा देता हूँ थोड़ा ना, मुझे दूसरे पेशेंट के पास जाना पड़ेगा बट मैं वापस आती हूँ, मुझे दूसरे, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे ना उस लाइन से, तो मुझे दूसरे पेशेंट के पास जाना होगा बट लेकिन मैं जल्दी ही वापस आऊंगा या आऊंगी, लेकिन मैं जल्दी ही वापस आऊंगा या, ठीक है। इसके ब्रैकेट में अभी इंग्लिश वाली लाइन में लिख लेना, ठीक है। आई हैव टू गो नाउ बट आई विल कम बैक, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ए फिजिकली इल क्लाइंट इज बीइंग वर्बली अग्रेसिव टू द नर्सिंग स्टाफ। देखो कैसा क्वेश्चन है, सुनो। एक क्लाइंट है दोस्तों, फिजिकली इल है, तो ठीक है, बीमार है वो, शारीरिक रूप से किसी प्रकार से कोई डिजीज हो सकती है, और वो उसको गुस्सा आ रहा है, वर्बली अग्रेसिव है वो, ठीक है, बोल रहा है वो, ज्यादा एग्रेशन दिखा रहा है, हार्ड बोल रहा है, ठीक है, ऐसे शब्दों को यूज कर रहा है, दैट शुड नॉट बी। वो द नर्सिंग स्टाफ है, व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट इनिशियल नर्सिंग रेस्पॉन्स। देखो ये कैसा क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन क्या, इसका जो आंसर हो क्या माना गया है कि अगर क्लाइंट ऐसा शो कर रहा है ना, तो वो अपने जो फिजिकल सिम्टम्स है ना उनको साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट करना चाह रहा है, वो अपनी एंजाइटी को दूर करना चाह रहा है अपने फिजिकल सिम्टम्स के द्वारा। और नर्स को ये बात पता है कि फिजिकल सिम्टम्स हैं, इसके कारण उसको एंजाइटी हो रही है और किसी कारण से नहीं हो रही है, उसके कारण से वो ये शो कर रहा है। तो नर्स को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन के अंदर,
नर्स को ऐसी कंडीशन के अंदर जो क्लाइंट का जो बिहेवियर है ना दोस्तों, उसको क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसी कंडीशन के अंदर नर्स को क्लाइंट का जो बिहेवियर से क्या करना चाहिए दोस्तों, एक्सेप्ट करना चाहिए। तो एक्सेप्ट द क्लाइंट बिहेवियर वुड बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगर क्लाइंट को गुस्सा आ जाता है, लेकिन एक लिमिट सेट करनी चाहिए। और ज्यादा उसमें एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि भाई और आपको लिमिट सेट करने की जरूरत है, ऐसे नहीं कि कुछ भी बोले, लेकिन जब तक इस क्वेश्चन को ऐसी चीज नहीं लिखी हुई कि भाई वो लिमिट से बाहर हो गया, अनलिमिटेड कुछ भी बातें कर रहा है, मतलब सिर्फ इतना दे रखा है इसमें अभी कि भाई जो अग्रेसिव हुआ है वर्बली, तो वहां तक दे रखा है, तो आपको क्लाइंट के जो बिहेवियर उसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सप्लोर द सिचुएशन विद द क्लाइंट, भाई क्लाइंट को बताओ कि सिचुएशन है ये। तो एक्चुअली में दोस्तों देखो, ऐसी जो कंडीशन है ना, उस कंडीशन के अंदर क्लाइंट सुनेगा ही नहीं आपकी बात, वो लर्निंग करेगा ही नहीं। आप उसको कोई भी चीज एक्सप्लोर करोगे, ठीक है, तो वो नहीं कर पाएगा। क्लाइंट को रीजन समझाओगे आप किसी चीज का, भाई स्टाफ के क्या क्या एक्शन होते हैं, क्या क्या काम होते हैं, ठीक है, उसको भी वो नहीं सुनेगा। और आप अगर उसको विड्रॉ करते हो क्लाइंट के साथ में, तो आप फिर क्लाइंट को क्या कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, उसकी केयर को क्या कर रहे हो दोस्तों, इग्नोर कर रहे हो। तो इसलिए तीन ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके, गलत हो जाएंगे। राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा, एक्सेप्ट द क्लाइंट बिहेवियर। तो लिखो, अगर कोई फिजिकल इल क्लाइंट, अगर कोई फिजिकल इल क्लाइंट नर्सिंग स्टाफ से एग्रेसिव हो जाता है, नर्सिंग स्टाफ से, ठीक है। अब मुझे पता है आप लोगों को गुस्सा आ रहा होगा, यार क्या है, हर चीज में हमें ही दोष देते हैं, बट आंसर ही रहेगा ना दोस्तों, एग्रेसिव हो जाता है, तो नर्स को क्लाइंट के बिहेवियर को एक्सेप्ट करना चाहिए, कि बिहेवियर को एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब मैं बोलूँ ना स्क्रीनशॉट ले लो, तो पॉज कर लिया करो आप, है ना, टाइम वेस्ट नहीं होगा उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक क्लाइंट आस्क्ड द नर्स, शुड आई टेल माय पार्टनर दैट आई जस्ट फाउंड आउट आई एम एचआईवी पॉजिटिव। देखो मतलब ये अच्छे क्वेश्चंस भी देखे जा सकते हैं कि मतलब आपको उस कंडीशन में लेके जा रहे हैं। तो आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो और आपको एक पेशेंट है, वो ये कह रहा है कि क्या मुझे मेरे पार्टनर को बता देना चाहिए कि मैं एचआईवी पॉजिटिव हूँ, तो आप क्या कहोगे उसे, बताओ। आपको कोई पेशेंट कहे आपको आके कि भाई मेरा जो पार्टनर है ना वो एचआईवी पॉजिटिव, मैं एचआईवी पॉजिटिव हूँ, क्या मुझे मेरे पार्टनर को बता देना चाहिए, तो आप क्या कहोगे उसे। दिस इज द डिसीजन यू अलोन कैन मेक, ठीक है। ये ऐसा डिसीजन है जो आप खुद अकेले बना सकते हो। तो भाई फिर अगर मान लो अकेले बना तो खुद ही बना लेते, पूछा क्यों उसने, ठीक है, उसने पूछा है तो वो चाहते हैं कि आपका रेस्पॉन्ड है, आपके व्यूज है, आपके ओपिनियन, आपके थॉट्स क्या है उसके बारे में, आप क्या कहना चाहते हो। तो ये गलत है। नेक्स्ट, डू नॉट टेल योर पार्टनर, तो ये आप उसके ऊपर थोप रहे हो, सीधा ही आपने आंसर दे दिया कि मत बताओ तुम्हारे पार्टनर को जब तक कि पूछा नहीं जाए। तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। टेल योर पार्टनर दैट यू डोंट नो हाउ यू बिकम सिक, ये ठीक है, तुम्हारे पार्टनर को ये मत बताना कि तुम्हें एचआईवी हुआ कैसे, तो ये भी गलत है। तो हम डायरेक्टली हम थोप नहीं सकते हैं कि भाई सीधा ही आंसर देंगे। तो राइट जो आंसर आपके सामने, यू आर हैविंग डिफिकल्टी डिसाइडिंग वॉन्ट टू से, मुझे लगता है कि आप क्या कर रहे हो, डिसाइड करने में डिफिकल्ट कर रहे हो, आप कहना क्या चाहते हो। अब नर्स ने ये क्यों कहा, अब सर ये क्या आंसर हुआ, ये तो कुछ ही नहीं दिया, हमें ऐसे आंसर देना होगा। हमें एक्चुअली में दोस्तों पहले क्लाइंट को पूरा समझना है। हम चाहते हैं कि जो क्लाइंट है दोस्तों एक्सप्लोर करे अपनी फीलिंग्स को, ठीक है, अपने आप को बताए। तो उसके लिए हम ऐसा क्वेश्चन देंगे उसे, तो ताकि वो और ज्यादा क्या करेगा, इलोबरेट करे, अपने बारे में बताएगा। तो क्या कहेंगे हम, भाई मुझे लगता है कि आपको डिसाइड करने में क्या हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है। फिर वो बताएगा हाँ मुझे डिफिकल्टी हो रही है, मेरा पार्टनर ऐसा है, वो गुस्सैल है, ये ऐसा है, मुझे पीट सकता है, या ऐसा कर सकता है, या वो कहेगा वो मुझे बहुत प्यार करता है, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, ठीक है। तो ऐसे ये चीजें भी क्या हो सकती है दोस्तों, हो सकती है। तो इसलिए हमें क्या करवाएंगे, हम एक्सप्लोरेशन ऑफ फीलिंग करवाते हैं क्लाइंट से। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा कि यू आर हैविंग डिफिकल्टी डिसाइडिंग व्हाट टू से। तो लिखो, अगर कोई क्लाइंट यह कहे, अगर कोई क्लाइंट नर्स से यह पूछे कि क्या उसे अपने पार्टनर को यह बता देना चाहिए, क्या उसे अपने पार्टनर को यह बता देना चाहिए कि वह HIV पॉजिटिव है। तो नर्स को वर्बलाइजेशन ऑफ फीलिंग के लिए, या एक्सप्लोरेशन ऑफ फीलिंग भी लिख सकते हो,
वर्बलाइजेशन लिखो, एक्सप्लोरेशन ऑफ फीलिंग के लिए, एक्सप्लोरेशन ऑफ पेशेंट फीलिंग के लिए यह कहना चाहिए, पेशेंट फीलिंग के लिए यह कहना चाहिए कि, यह कहना चाहिए कि, कहना चाहिए। अब ये लाइन ऐसे कैसे लिख लेना ना, यू आर हैविंग डिफिकल्टी डिसाइडिंग व्हाट टू से, ठीक है, ये ऐसे कैसे लिख लो, यू आर हैविंग डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग व्हाट टू से, डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग, मुझे पता है इन नहीं लिखा हो लेकिन आप लिख लो ना, डिसाइडिंग व्हाट टू से, व्हाट टू से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक क्लाइंट बिकम्स एनेक्सियस आफ्टर बीइंग शेड्यूल्ड फॉर ए कोलोस्टोमी, ठीक है, पूरा कोलोस्टोमी पढ़ाया हुआ है मैंने आपको, जीआई सिस्टम में जाके देख लेना। एक क्लाइंट है दोस्तों, वो एनेक्सियस हो जाता है, चिंतित हो जाता है किस चीज के लिए, कि उसका कोलोस्टोमी होने वाला है, ठीक है, तो ओपनिंग इन कोलोन इज कॉल्ड नोन एज कोलोस्टोमी। पूरे हमने प्रोसीजर, टाइप क्या क्या होते हैं, क्या केयर होती है, हमने हर चीज पढ़ाया हुआ आपको। व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे फॉर द नर्स टू हेल्प द क्लाइंट, ठीक है। अब क्लाइंट की एंजाइटी को दूर करने के लिए आप क्या करोगे दोस्तों, इफेक्टिव वे क्या होगा, पहले क्या देखिए, एडमिनिस्टर द प्रेस्क्राइब्ड पीआरएन सेडेटिव। तो भाई सेडेटिव से हो सकता है कि उसका एकदम से जो उसका पेन है वो कम हो जाए, लेकिन जो उसके क्वेश्चंस है, उसकी जो एंजाइटी है ना दोस्तों, वो उस लेवल तक नहीं जा पाएगी सेडेटिव से। वापस से उसको क्या होगा, सेडेटिव का असर खत्म होगा, वापस से उसके वो क्वेश्चंस तो रहेंगे कि मेरी लाइफ स्टाइल क्या होगी, वो जो एनेक्सियस जो है दोस्तों वो दूर नहीं हो पाएगा इससे, है ना। तो नेक्स्ट क्या है दोस्तों, हम मेन चीज हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देखो अब ज्यादातर 3-4 क्वेश्चन आएंगे, सब में ऐसे ही आंसर आएंगे। हमें मेन चीज क्या करनी है दोस्तों, जो क्लाइंट की जो फीलिंग है ना दोस्तों, उसको क्या करवाना है, एक्सप्रेस करवाना है, ताकि वो क्लाइंट की जो फीलिंग्स है जो वो एक्सप्रेस करे। कहते हैं ना भाई, कोई आदमी दुखी हो तो उसको बोलो कि आप रो लो, तो रोने से उसका गम कम हो जाता है, दुख कम हो जाता है। तो वो यही चीज है, ऐसा ही कि जो क्लाइंट है दोस्तों अपने बारे में बताएगा तो थोड़ी सी उसकी एंजाइटी दोस्तों क्या होगी, दूर होगी, ठीक है। उसके जो क्वेश्चन उसके जब उसके क्या मिलेंगे, आंसर मिलेंगे, तो उसकी जो एंजाइटी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा यही होगा। एक्सप्लेन द पोस्ट प्रोसीजर कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट, पोस्ट प्रोसीजर जो है वो ट्रीटमेंट का जो कोर्स उसको एक्सप्लेन करेंगे। देखो क्लाइंट अगर दोस्तों एंजाइटी में है ना, तो सिंपल सी बात ये मान लो कि कभी भी कोई चीज एंजाइटी में होगी ना, तो क्लाइंट लर्निंग कर ही नहीं सकता। आप उसको बाय प्रोसीजर के बाद में क्या होगा, क्या चीज नहीं होगा, तो आप उसको ये चीज नहीं समझा पाओगे। मेन चीज हमें यही है कि क्लाइंट खुद की फीलिंग को बाहर निकाल दे, बस वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। फोर्थ क्या देखा, रीएश्योर द क्लाइंट दैट देयर आर अदर्स विद दिस प्रॉब्लम, ठीक है। ये फाल्स रीएश्योरेंस है, कोई फायदे का नहीं है। हम बता रहे हैं भाई मैं दुखी हूँ तो तुम दुखी हो, तुम दुखी मत हो, दुनिया में और भी लोग दुखी हैं, तो ऐसा कहने से कोई फायदा यहाँ पर नहीं होगा। हमें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ता है, हमें सच बताना पड़ता है, हमें क्लाइंट के ऊपर फोकस करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि सबके ऊपर फोकस करेंगे, बस सबको कोलोस्टोमी हो रखी है, ऐसे नहीं बताएंगे हम उससे, ठीक है। तो राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, एनकरेज द क्लाइंट टू एक्सप्रेस फीलिंग। तो देखो अगर कोई क्लाइंट, अगर सब में आ रहा है मेरे में, क्योंकि हिंदी थोड़ी सी कमजोर है शायद। अगर कोई क्लाइंट कोलोस्टोमी के कारण एंजाइटी में है, तो नर्स को उसे एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग के लिए एनकरेज करना चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक क्लाइंट विद हेमीप्लेजिया, ठीक है, हेमी मतलब हाफ, प्लेजिया का मतलब क्या हो गया है यहाँ पे, पैरालिसिस। तो हेमीप्लेजिया मतलब हाफ साइड ऑफ बॉडी क्या हो गई, पैरालिसिस हो गई है। इज स्टेयरिंग ब्लैंकली एट द वॉल, ठीक है, सिंपल बस दीवार पे ऐसे देख रहा है, वो ब्लैंकली देख रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस सीधा एक दीवार को घूर रहा है वो। एंड रिपोर्ट्स फीलिंग लाइक हाफ ए पर्सन, वो कह रहा है कि मैं तो ऐसा है आधा आदमी हो गया हूँ, क्योंकि मान लो किसी का एक हाथ काम नहीं कर रहा है, एक पैर काम नहीं कर रहा, मैं तो आधा आदमी हो गया हूँ, मैं पूरा इंसान हुई नहीं, मैं हाफ हो गया हूँ अब, ठीक है। व्हाट इज द इनिशियल नर्सिंग एक्शन, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ना वैसे देखा जाए तो ये, कि भाई आप सब सोचो कि आप हॉस्पिटल में काम करो, कोई क्लाइंट कहेगा उसका हेमीप्लेजिया और मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तो आधा आदमी हूँ। तो वही चीज़ है दोस्तों, भाई आप उसकी फीलिंग को क्या करवाओगे, एक्सप्लोर करवाओगे। मैंने आपको कहा था यूज टेक्निक टू डिस्ट्रैक्ट द क्लाइंट, भाई क्लाइंट को कितनी देर तक आप डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो, आप ये बात बताओ, ठीक है।
तो ये चीज़ क्या हो जाएगी दोस्तों, गलत हो जाएगी। सेकंड क्या, इंक्लूड द क्लाइंट्स इन डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन मेकिंग भी यहाँ पर काम नहीं कर पाएगा। देखो पहले चीज क्या है, टेक्निक डिस्ट्रैक्ट द क्लाइंट, आप क्लाइंट को डिस्ट्रैक्ट करोगे, हंसाओगे, थोड़ी देर बताओगे, फिर क्लाइंट वापस से सोचेगा तो वही। तो मेन चीज क्या है, क्लाइंट भाई जो भी कर रहा है तो आप उसके साथ ज्यादा से ज्यादा क्या करो, टाइम स्पेंड करो, फिर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, बताए अपने बारे में, थोड़ी अपनी उस बताने के कारण उसकी जो एंजाइटी है दोस्तों वो क्या हो, दूर हो। तो नेक्स्ट क्या, इंक्लूड द क्लाइंट्स इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। ऐसी कंडीशन के अंदर जब क्लाइंट दोस्तों इतनी ज्यादा एंजाइटी में है, ऐसी फीलिंग वो क्या कर रहा है दोस्तों, शो कर रहा है, आप उसको डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड नहीं कर सकते हो, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में ऐसी कंडीशन के अंदर क्लाइंट को हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। थर्ड क्या देखा, ऑफर टू स्पेंड मोर टाइम विद द क्लाइंट, ठीक है। ये बिल्कुल सही है कि हम क्लाइंट को क्या करेंगे दोस्तों, ऑफर करेंगे कि हम उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो जो क्लाइंट है उसको लगेगा कि हम उसके प्रति कंसर्न है तो वो अपनी जो फीलिंग उनको वर्बलाइज करेगा और ज्यादा अपने बारे में बताएगा। है वही एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, बट उससे पहले की स्टेप हो गई भाई एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग। क्लाइंट के बारे में उस टाइम करता है दोस्तों कि भाई उसको पता है कि मेरी बॉडी इमेज बिगड़ गई है, तो वो सोचेगा अपने बारे में, वो ठीक है, तो अपने बारे में थोड़ा सा गिल्ट फील करता है वो। तो उन चीज़ों को कब दूर होगा, जब हम उसके पास ज़्यादा समय रहेंगे तो उसे लगेगा कि ये मुझे उस समय उस तरह से ट्रीट नहीं कर रहा है, तो मेरे प्रति क्या है, कंसर्न है, तो वो अपनी फीलिंग को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। इसलिए इसमें ऐसे दे रखा है, ऑफर टू स्पेंड मोर टाइम विद द क्लाइंट दे रखा है। मतलब वही है कि ज़्यादा समय बिताएगा तो क्लाइंट को लगेगा मेरे प्रति कंसर्न है, तो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा। फोर्थ क्या दे रखा है, हेल्प द क्लाइंट टू प्रॉब्लम सॉल्व पर्सनल इश्यूज, ठीक है। भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सनल जो इश्यूज है दोस्तों वो इससे दूर नहीं हो पाएंगे। इतनी एंजाइटी की कंडीशन के अंदर आप क्लाइंट की इस कंडीशन क्या नहीं कर पाओगे, हेल्प नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं कि जो उसे सॉल्व किया जा सके। आपको पता है हेमीप्लेजिया है, आप कितनी हेल्प कर पाओगे क्लाइंट को, आप तो ऐसे तो कर नहीं दोगे क्लाइंट को, आप सही कर दोगे कि भाई आप बिल्कुल खड़े हो जाओगे, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मेन चीज क्या है दोस्तों कि जो क्लाइंट है वो हाफ ए पर्सन एंजाइटी ऐसे सिम्टम शो कर रहा है, तो उनके लिए एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग जरूरी है, वर्बलाइजेशन ऑफ फीलिंग जरूरी है। इसलिए आप उसके साथ टाइम बिताना क्या है दोस्तों, जरूरी है। तो इसलिए आप ऑफर करोगे कि स्पेंड मोर टाइम विद द क्लाइंट, ठीक है। तो लिख लो, देखो हेमीप्लेजिया का क्लाइंट, हेमीप्लेजिया का क्लाइंट, एंजाइटी शो करता है, तो नर्स को उसकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करवाने के लिए, एक्सप्रेस करवाने के लिए उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ठीक है। मैं उस प्रकार से आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहता कि भाई एक क्वेश्चन के ऊपर आधा घंटा ले लूं, जितनी इनकी इंपॉर्टेंस है उस हिसाब से मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। आप ये मत सोचना सर आप जल्दी करवा रहे हो, थोड़ा वो दिन उससे नहीं करवाते, तो जैसी इंपॉर्टेंस है उस हिसाब से मैं करवा रहा हूँ। तो जैसे कोई अच्छा क्वेश्चन आएगा जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल मुझे देनी होगी तो मैं उस हिसाब से आपको पढ़ाता हूँ। तो कई ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों उन्होंने 1 घंटा लिया हुआ है, एक क्वेश्चन के अंदर 1 घंटा लिया हुआ है। आप पिछली क्लासेज जिस भी बच्चे ने देखे उनको पता होगा ऐसा, ठीक है। तो मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको टाइम वेस्ट कर दूँ, बस इसलिए ध्यान रखना। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, वाइल रिसीविंग ए प्री ऑपरेटिव एनीमा, ठीक है। ऑपरेशन से पहले क्या करते हैं, एनीमा देते हैं क्लाइंट को, और उसको एनीमा दे रहे हैं। एक क्लाइंट स्टार्ट्स टू क्राई, पेशेंट रोने लग गया और क्या कह रहा है, आई एम सॉरी यू हैव टू डू दिस मैसिव थिंग फॉर मी। मतलब भाई हम उसको कह रहे हैं कि भाई हम जानते हैं कि दोस्तों एनीमा जो है उसको जो रूट है, ठीक है, इंटररेक्टम होता है, तो रेक्टम के थ्रू दे रहे हैं। अब उसको लग रहा है कि यार नर्स क्या कर रही है बेचारी, इसको क्या करना पड़ रहा है, एनीमा देना पड़ रहा है। तो वो रोने लग गई कि यार तुम मेरे कारण ये चीज़ करनी पड़ रही है। तो व्हाट इज द नर्स बेस्ट रेस्पॉन्स, नर्स का बेस्ट रेस्पॉन्स क्या होगा। तो वही चीज़ है दोस्तों, भाई अब क्लाइंट को क्या है, दुख है, और दुख को हमें क्या करवाना है, एक्सप्लोर करवाना है। ज़्यादातर बच्चों को लगेगा कि इसका आंसर क्या होगा कि दिस इज द पार्ट ऑफ माई जॉब, कि ये मेरे जॉब का पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, या नर्सेज गेट यूज टू दिस। तो मेन दोस्तों मेन चीज़ ये है कि भाई वो जो प्री ऑपरेटिव जो एंजाइटी है ना दोस्तों वो शो कर रही है, वो उसका कई सारे वे हो सकते हैं। उसमें एक वे उसका ये भी है कि उसको एनीमा के प्रति भी सोचना पड़ रहा है, लेकिन हमें तो ये लगा भाई वो एनीमा के बारे में, लेकिन जब हम इसको पूरी प्रोसेस के रूप में देखेंगे तो हो सकता है कि वो एंजाइटी शो कर रही है पूरी, और उस एंजाइटी के कारण उसको जो भी चीज़ दिख रही है वो हर चीज़ को क्या कर रही है दोस्तों, गिल्ट मान रही है
कि मेरे कारण ये हो रहा है, मेरे कारण ये हो रहा है। हो सकता है अपनी फैमिली मेंबर के ऊपर भी शो करती हो कि मेरे कारण उनको दुख देखना पड़ रहा है। तो हमारे मेन चीज़ ये जानना जरूरी है कि उसको ये चीज़ आई कहाँ से इसके दिमाग में, और उसके दिमाग में ये आने के लिए हमें उसे क्या कहेंगे कि यू सीम अपसेट, क्या आप अपसेट दिखते हो। उसे क्या होगा, जैसे हम उसको ये कहेंगे यू सीम अपसेट, फिर वो बताएगी हाँ मैं अपसेट हो रही हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे ये लग रहा है, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ ये। तो वो उस चीज़ अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको क्या करेगी, वर्बलाइज करेगी। ठीक है, इसलिए मैंने सबका एक्सप्लेनेशन एक जैसा ही है, तो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट आई डोंट माइंड इट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो सीधा आंसर को रोक दिया, हम आगे उसकी जो फीलिंग्स है दोस्तों उनको एक्सप्लोर नहीं करवा पा रहे हैं, और दोनों ये ऑप्शन भी यही काम कर रहे हैं। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यू सीम अपसेट। क्या आप क्या दिख रहे हो दोस्तों, अपसेट दिख रहे हो, हमें उसे ऐसा कहना होगा। तो लिख लो इसके अंदर, देखो अगर एनिमल लगाते समय देखो एक क्लाइंट, ऐसे लिखो एक क्लाइंट प्रीऑपरेटिवली जब एनिमा इंट्रोड्यूस करवाता है, मतलब करवाता है तथा रोने लगता है कि मेरे कारण आपको ये काम करना पड़ रहा है। तो कि रोने लगता है मेरे कारण आपको यह काम करना पड़ रहा है, तो नर्स को उसकी फीलिंग को एक्सप्रेस करवाने के लिए कहना चाहिए, उसकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करवाने के लिए यह कहना चाहिए कि यू लुक अपसेट। इन्वर्टेड कोमा बंद कर देना इसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ए नर्स इज टीचिंग ए क्लाइंट अबाउट ए रेस्ट्रिक्टेड डाइट। ठीक है, एक नर्स है दोस्तों, वो क्लाइंट को रेस्ट्रिक्टेड डाइट कई प्रकार की हो सकती है, जैसे फैट रेस्ट्रिक्टेड डाइट भाई फैट नहीं देनी हो, सोल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट सोल्ट नहीं देनी हो, प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड डाइट प्रोटीन नहीं देनी हो। ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, डाइट में पढ़ाया हुआ, आप जाके देख सकते हो वहाँ पे। तो व्हाट इज द नर्स बेस्ट इनिशियल कमेंट, नर्स को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों हमें पहले की जो नॉलेज है उसके बारे में असेसमेंट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस डाइट दैट वाज ऑर्डर्ड फॉर यू। ठीक है, कि आप इसकी डाइट के बारे में क्या जानते हो जो आपके लिए क्या की गई है, ऑर्डर की गई है। ठीक है, सिंपल सी बात ये ध्यान रखो कि भाई हमें कोई भी चीज़ हम उसको बता रहे हैं, हमें मान लो उसको रेस्ट्रिक्टेड डाइट बताना है, तो पहले हम उसकी नॉलेज जानेंगे कि भाई वो रेस्ट्रिक्टेड डाइट के बारे में, क्योंकि उसको बताएगा भाई आपको रेस्ट्रिक्टेड डाइट ऑर्डर की गई आज, तो हमें पहले ये जानना है कि वो रेस्ट्रिक्टेड डाइट के बारे में क्या क्या जानती है, क्या क्या जानता है पेशेंट, फिर वो बताएगा, फिर हम उसको सही करेंगे अगर वो गलत बता रहा है तो, और अगर वो सही बता रहा है तो उसको और ज़्यादा बताएंगे डिटेल में। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर होगा क्या होगा कि व्हाट डू यू नो अबाउट दिस डाइट दैट वाज ऑर्डर्ड फॉर यू। पहला ऑप्शन देखो, व्हाट टाइप ऑफ फूड डू यू यूजुअली ईट। अरे पहले क्या खाता है क्या नहीं खाता वो डिपेंड नहीं है। ठीक है, उससे उसको ऐसा लगेगा यार मैं पहले ये खाता हूँ, आजकल मुझे तो ये बंद कर दिया, मेरे तो दिक्कत होगी, उसकी एंजाइटी और बढ़ेगी। ठीक है, आप लोग मतलब अच्छी डाइट ले रहे हो और आपको एक ऐसी डाइट पे रख दिया जाए जो कि आपको मजा नहीं आता है, बट आपको रखा जा रहा है, और आपको मैं ये पूछूं पहले क्या क्या खाते थे, तो आपको दुख होगा, अरे यार ये क्या पूछ रहा है, मैं तो इतने अच्छे अच्छे चीज़ें खाती थी, तो आज मुझे ये चीज़ें पूछ रहे हैं, तो गलत हो जाएगा। सेकंड की तरह यू शुड फॉलो दिस डाइट एग्जैक्टली एज रिटन। ठीक है, तो ये क्लाइंट को हम ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं, बिना कुछ बताए हुए उसे सीधा हमने उसको कह दिया भाई ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो लिखा हुआ है वही खाना है, तो वो भी चीज़ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहले में क्लाइंट को उसके बारे में क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करवाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। यू मस्ट लिमिट द इनटेक ऑफ फूड्स ऑन दिस स्पेशल लिस्ट। भाई आप स्पेशलिस्ट, तो ये सीधा हम पढ़ाने लग गए, हम उसको प्री टीचिंग नहीं किया हमने उसे, भाई वो उसके बारे में क्या जानता है वो नहीं किया, हमने डायरेक्टली उसे कह दिया भाई आपको ये चीज़ डाइट के अंदर नहीं लेनी जो कि स्पेशलिस्ट में दी हुई है। तो हमें पहली चीज़ क्या करनी पड़ेगी, हमें उसको अगर रेस्ट्रिक्टेड डाइट के बारे में बताना है कि व्हाट डू यू नो अबाउट दिस डाइट दैट वाज ऑर्डर्ड फॉर यू, पहले हमें उसकी खुद की नॉलेज को जानना जरूरी है कि उस डाइट के बारे में वो क्या जानता है। ठीक है, देखो
जब किसी क्लाइंट को रेस्ट्रिक्टेड डाइट के बारे में पढ़ाया जाए, रेस्ट्रिक्टेड डाइट के बारे में, डाइट के मतलब जो डाइट नहीं दी जाती है ना, कोई कंपोनेंट नहीं दिया जाता है, साल्ट रेस्ट्रिक्टेड साल्ट नहीं दिया जाएगा, फैट रेस्ट्रिक्टेड फैट नहीं दिया जाएगा, प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड प्रोटीन नहीं दिया जाएगा, पोटेशियम रेस्ट्रिक्टेड पोटेशियम नहीं दिया जाएगा। जब किसी क्लाइंट को रेस्ट्रिक्टेड डाइट के बारे में पढ़ाया जाए तो नर्स को उसकी प्रीवियस नॉलेज को जानने के लिए, प्रीवियस नॉलेज को है ना, को जानने के लिए, नॉलेज को जानने के लिए यह कहना चाहिए कि नर्स को उसकी प्रीवियस नॉलेज जानने के लिए कहना चाहिए कि, ठीक है, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस डाइट दैट वाज ऑर्डर्ड फॉर यू, ठीक है, कि व्हाट डू यू नो अबाउट रेस्ट्रिक्टेड डाइट, व्हाट डू यू नो अबाउट रेस्ट्रिक्टेड डाइट, बस सिंपल सा लिख लो कि आप रेस्ट्रिक्टेड डाइट के बारे में क्या जानते हो, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन बीच में रह गया शायद, वो मैं वापस लाता हूं। हाँ, ये क्वेश्चन रह गया। एक क्लाइंट विद कैंसर ऑफ द लंग सेज टू द नर्स, एक क्लाइंट है दोस्तों, उसको कैंसर ऑफ द लंग्स हो रखा है, ठीक है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। नर्स से कहता है कि इफ आई वुड जस्ट टू बी फ्री ऑफ पेन फॉर ए फ्यू डेज, कि अगर मैं कुछ समय के लिए दर्द से क्या हो जाऊं, फ्री हो जाऊं, आई माइट बी एबल टू ईट मोर एंड रीगेन स्ट्रेंथ, तो मैं क्या हो जाऊंगा, ज्यादा खाऊंगा और मैं मोटा हो जाऊंगा, मतलब कि मेरे अंदर पावर आ जाएगी, स्ट्रेंथ आ जाएगी। विच स्टेज ऑफ द ग्रीविंग डज द नर्स कंक्लूड द क्लाइंट इज इन, तो आपको क्या लगता है कौन से स्टेज के अंदर है क्लाइंट दोस्तों ये, ठीक है, बताओ। ऐसी कंडीशन के अंदर जो क्लाइंट है ना दोस्तों, वो कौन सी स्टेज के अंदर है। तो इसमें एक दे रखा है दोस्तों कि जो क्लाइंट है वो किसके अंदर है, बार्गेनिंग के अंदर है। एक दे रखा है फ्रस्ट्रेशन में, एक डिप्रेशन में, एक रैशनलाइजेशन। देखो फ्रस्ट्रेशन और रैशनलाइजेशन तो आप वैसे हटा दो, सॉरी, क्यों, क्योंकि ये दोनों तो ग्रीविंग की स्टेज में नहीं आती। ग्रीविंग की स्टेज के अंदर 5 ही चीजें आती हैं, आपको मैंने जैसे कि बताया ही है, ठीक है, DABDA। तो एक आता है आपका डिनाइल, एक आता है आपका एंगर, एक बार्गेनिंग, एक डिप्रेशन, और एक क्या आता है, एक्सेप्टेंस। तो दोस्तों बार्गेनिंग जो स्टेज है ना, उसमें ये आता है कि ऐसा होता तो ऐसा कर देता, ऐसा होता तो ऐसा कर देता, बार्गेनिंग करता है उसके साथ, ये होगा, ये क्यों नहीं हुआ, ये हो रहा है, तो इसमें वो यही कर रहा है, ये बार्गेनिंग स्टेज है। उसमें कह रहा है कि अगर मेरे दर्द नहीं हो तो मैं मोटा हो जाऊंगा, मैं वापस से सही हो जाऊंगा। तो ये किस चीज को शो कर रहा है दोस्तों, जिसमें क्लाइंट अपने डिजायर से शो करता है कि भाई ऐसा हो तो ऐसा नहीं हो। तो ये सब चीजें किस में शो करता है दोस्तों, बार्गेनिंग के अंदर शो करता है, ठीक है। डिप्रेशन के अंदर ऐसा चीज शो नहीं करता है। डिप्रेशन के अंदर आप जानते हो जो क्लाइंट है वो क्राइंग करता है, रोता है, शांत हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। इसके बारे में आप डिप्रेशन जो है वो आपने पढ़ा हुआ ही है इसमें तो, और मैंने भी आपको एक बार डिप्रेशन पूरा पढ़ाया हुआ है। तो मेन ये जो फीलिंग है दोस्तों किस चीज के, बार्गेनिंग की है, ठीक है। जो क्लाइंट है वो क्या करता है दोस्तों, बार्गेनिंग कर रहा है वो, ठीक है। तो ये बार्गेनिंग स्टेज को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो लिख लो एक बार इसमें भी। कोई और क्वेश्चन तो नहीं रह रहा ना, ये तो मैंने बता दिया ना। एक क्लाइंट विज रीच द स्टेज ऑफ ग्रीविंग प्रोसेस, हाँ ये तो मैंने बता दिया आपको। तो लिख लो इसमें। शायद एक क्वेश्चन और रह गया, मैं देखता हूँ अगर रह गया होगा तो। पहले इसको लिख लो आप कि देखो ग्रीविंग की प्रोसेस में, ग्रीफ भी लिखा हुआ सकता है ना, ग्रीविंग या ग्रीफ की प्रोसेस में अगर कोई क्लाइंट यह कहे कि ऐसा हो तो ऐसा हो जाता, ऐसा हो, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं ना, ऐसा हो तो ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता तो वह बार्गेनिंग स्टेज में है, तो वह बार्गेनिंग स्टेज में है, बार्गेनिंग स्टेज में, ठीक है।
चलो ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन रह भी रहा हो तो मैं अगली क्लास में करवा दूंगा। एक बार मैं आपको सारे क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूँ जो भी हमने आज पढ़े हैं। ठीक है, आज हमारी ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, छोटी सी क्लास है, और जितने भी जो क्वेश्चन हमने वो पढ़ लिए वो देख लेते हैं एक बार। तो पहला क्वेश्चन वही था, मैंने बताया था कि फैमिली मेंबर है उस पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है इन सब में। नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि जो क्लाइंट है अगर वो स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस में है तो आप उसके पास रहो बिना कुछ बोले। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो क्या था कि जो क्लाइंट है वो एक्सेप्टेंस में आ गया, पीसफुल है और लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद एनवायरमेंट दिखा रहा है, तो आपको क्लाइंट का जो बिहेवियर है दोस्तों उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लाइंट की बिहेवियर क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है दोस्तों कि एक जो क्लाइंट है अगर उसका एक्सीडेंट हुआ है तो आपको सच बोलना पड़ेगा, जो भी उसने एक्सीडेंट हुआ है, कैसे हुआ है, क्या हुआ है, वो सब आपको सच बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या देखो, आफ्टर बीइंग मेडिकेटेड अगर क्लाइंट को कर दिया और क्लाइंट जो है वो कहता है कि आप बिजी रहते हो, तो आपको उसको कहना होगा कि मुझे अभी जाना पड़ेगा और मैं वापस आऊँगा या आऊँगी 10 मिनट में। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्लाइंट है फिजिकली इल है और वर्बली क्या हो रहा है, एग्रेसिव हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लाइंट के बिहेवियर को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा दोस्तों कि जो क्लाइंट है वो नर्स से पूछता है कि क्या मुझे अपने पार्टनर को बता देना चाहिए, तो हमें और ज्यादा चीजें जानने के लिए हम कहेंगे कि क्या आप यू आर हैविंग डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग व्हाट टू से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा दोस्तों कि जो क्लाइंट है कोलोस्टोमी प्लेस एनेक्सियस है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम क्लाइंट को एनकरेज करेंगे किस चीज के लिए, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करवाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हेमीप्लेजिया वाला क्लाइंट है तो हम उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि एक क्लाइंट है दोस्तों एक प्री ऑपरेटिवली एनिमल रिसीव कर रहा है, तो हमें उसकी फीलिंग को एक्सप्रेस करवाने के लिए हम क्या कहेंगे, यू सीम अपसेट, आप अपसेट दिख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि क्लाइंट है उसको रेस्ट्रिक्टेड जो डाइट है वो टीच की जा रही है, तो आप क्या करोगे, उसको आप सबसे पहले उसे प्री टीचिंग के लिए पूछोगे कि आप इस डाइट के बारे में क्या जानते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि एक जो क्लाइंट है उसको लंग कैंसर था और वो ये कह रहा है कि अगर मुझे ये होता तो ये हो जाता, तो वो किस चीज को शो कर रहा है दोस्तों, बार्गेनिंग को क्या कर रहा है, वो शो कर रहा है। ठीक है, एक बार मैं ये देखता हूँ आज हमने कितने क्वेश्चन पढ़े हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें है ना एक्चुअली पीडीएफ बनी है ना, तो शायद कुछ क्वेश्चन इसमें गायब हो गए। एक ये हो गया, ये 2 क्वेश्चन हो गए, ये 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 12 क्वेश्चन हो गए सर। एक क्वेश्चन और रह गया, मैं 1 सेकंड कोशिश करता हूँ अगर वो मिल जाए तो मुझे, ताकि हमारे 100 क्वेश्चन पूरे फाइनल हो ही जाए। इस क्लास में से वो रह गए 81 से 90 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन है वो। ये हो गया, ये क्वेश्चन आ गया, एक्सेप्टेंस वाला हो गया ना। हाँ ये क्वेश्चन नहीं बताया मैंने, ठीक है, फिर हो जाएंगे हमारे पूरे। अच्छा मिल गया क्वेश्चन, ए नर्स इज असेसिंग द नीड्स ऑफ ए क्लाइंट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप समझोगे, इसको समझना बहुत जरूरी है। ए नर्स इज असेसिंग द नीड ऑफ ए क्लाइंट हु जस्ट लर्न दैट ए ट्यूमर इज मैलिग्नेंट। ठीक है, एक क्लाइंट है दोस्तों, एक क्लाइंट को एक नर्स असेस कर रही है, उसको पता चला कि उसको ट्यूमर है जो कि मैलिग्नेंट है और कई सारे ऑर्गन के अंदर उसका क्या हो चुका है, मेटास्टेसिस हो चुका है, एंड दैट द इलनेस इज टर्मिनल। और जो इलनेस है दोस्तों वो भी क्या है, टर्मिनल है। व्हाट बिहेवियर डज द नर्स एक्सपेक्ट द क्लाइंट टू एग्जिबिट। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि बिहेवियर, कौन सा बिहेवियर शो करेगा क्लाइंट ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ ग्रीविंग। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देखो आपको समझ में आना चाहिए। क्लाइंट जो है ना दोस्तों वो इनिशियल स्टेज ऑफ ग्रीविंग में क्या शो करेगा। हम जानते हैं ग्रीविंग की 5 स्टेज होती है। पहली जो स्टेज होती है डिनाइल, तो इनिशियल स्टेज क्या होगी दोस्तों, डिनाइल ही होगी ना। इसके बाद में क्लाइंट एंगर करेगा, फिर इसके बाद बार्गेनिंग करेगा, फिर इसके बाद में क्या करेगा दोस्तों, आपका डिप्रेशन, और फिर एक्सेप्टेंस करेगा। तो 5 स्टेज होती है। अब हमें डिनाइल ढूंढना है। भाई डिनाइल का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जो क्लाइंट है वो क्या करेगा, एक्सेप्ट नहीं करता है। क्लाइंट डजंट एक्सेप्ट द रियलिटी। रियलिटी जो है क्या है, सच्चाई, उसको क्या नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसे हम डिनाइल के नाम से जानते हैं। तो अब इसमें क्या है, पहला देखो क्राइंग अनकंट्रोलेबली। तो अनकंट्रोल होकर क्या कर रहा है, क्राइंग कर रहा है, तो ये किस चीज को शो करता है, ये डिप्रेशन को शो करता है, न कि डिनाइल को। जब हमें डिनाइल ढूंढना है तो ये गलत हो गया। ठीक है, क्रिटिसाइजिंग मेडिकल केयर, भाई मेडिकल केयर को क्या कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है। तो इसका मतलब जो क्लाइंट दोस्तों क्या है, एंगर है, उसको क्या है, गुस्सा है, गुस्से में वो क्या करेगा, क्रिटिसाइज करेगा। रिफ्यूजिंग टू रिसीव विजिटर्स, ठीक है, कि भाई जो क्लाइंट है दोस्तों वो मना कर रहा है कि भाई मैं जो विजिटर्स है वो मेरे पास नहीं आने चाहिए। तो ये
ये चीज वो डिप्रेशन में भी करता है और एक्सेप्टेंस में भी करता है, ठीक है। तो ये भी नहीं है। तो आस्किंग फॉर ए सेकंड ओपिनियन, वो कह रहा है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे बीमारी है, मैं दूसरी ओपिनियन लेना चाहूंगा, मैं दूसरे डॉक्टर से लेना चाहूंगा, मैं दोबारा जांच करवाना चाहूंगा। तो ये सब चीजें क्या शो कर रहा है कि वो मान ही नहीं रहा कि मुझे डिजीज है। और उस चीज के लिए क्या चाहता है, वो सेकंड ओपिनियन चाहता है। और जो सेकंड ओपिनियन जो चाहेगा दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि वो डिनाइल कर रहा है, वो उस रिपोर्ट को नहीं मान रहा, इस बात को नहीं मान रहा, उस डॉक्टर की बात को नहीं मान रहा, ठीक है। तो वो सेकंड ओपिनियन चाहता है। सेकंड ओपिनियन का मतलब उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि मुझे मैलिग्नेंट है, ये मुझे मेटास्टेसिस हो चुका है। तो वो पहले स्टेज में है ग्रीविंग की में, जिसमें उस चीज को क्या कर रहा था दोस्तों, डिनाइल कर रहा था। तो इसका जो राइट जो आंसर होगा इस क्वेश्चन को क्या हो जाएगा, आस्किंग फॉर ए सेकंड ओपिनियन। आस्किंग फॉर ए सेकंड ओपिनियन वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो लिख लो, लिखो, अगर कोई टर्मिनल इल क्लाइंट, अगर कोई, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा दूंगा मैं से, अगर कोई टर्मिनल इल क्लाइंट सेकंड ओपिनियन के लिए कहे, सेकंड ओपिनियन मतलब डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर के लिए भी कह सकता है, रिपोर्ट्स के लिए भी कह सकता है, सेकंड ओपिनियन के लिए कहे तो वह ग्रीविंग की इनिशियल स्टेज डिनाइल में है, ठीक है, इनिशियल स्टेज डिनाइल में। तो पक्का इनिशियल स्टेज किस में है दोस्तों, वो डिनाइल के अंदर है, ठीक है। अब ये हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब हमारा आधा फंडामेंटल आज का क्या हो गया दोस्तों, 50% कंप्लीट हो गया। 50% फंडामेंटल हमारा क्या कर रहा है, बच रहा है हमारा, ठीक है। तो सभी लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। रिवाइज मैंने आपको करवाई दिया है, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।